हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। प्यारे साथियों, उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप भी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एसआई यानी दरोगा की भर्ती कभी भी आ सकती है, जिसका विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो संज्ञान में लिया गया था ये वैकेंसी को, उसमें कहा गया था कि कभी भी इसका विज्ञापन, जैसे कि पिछले महीने ही आना था लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाया, तो हमें जैसे क्या है कि इसमें तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, जब भी विज्ञप्ति जारी होगी उसके कुछ ही महीनों बाद, जैसे कह सकते हैं कि 1 से 2 महीनों के बाद ही एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो जितना लेट हो रहा है उतना ही ठीक है। आप अपना, जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, और जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो टेक्स्ट बुक पर प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, आप चाहे रोजगार विद अंकित सर के ऐप पर जाइए और टेस्ट मारिए, या फिर आप टेक्स्ट बुक लीजिए, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिए और अपने स्कोर की जांच करते रहिए, जिसमें से आपको, जैसे कि हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट वीक हो या कोई टॉपिक वीक हो, उसमें आपको पता चलेगा और आप उसका दोबारा रिवीजन करते रहिए। हम आपसे ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए जो रोजगार विद अंकित सर ने लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो बुक लॉन्च किए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को समाहित किया गया है और भी अन्य क्वेश्चंस को जोड़ा गया है, जो संभावित, मतलब संभावना जिनकी होती है कि पूछे जा सकते हैं, वे सब क्वेश्चंस इस टॉपिक में जोड़े गए हैं, यानी इस बुक में जोड़े गए हैं। तो हम उसी का अध्ययन करेंगे, मतलब वन शॉट रिवीजन हम अपने चैनल पर करवा रहे हैं। जिन भाइयों के पास पीडीएफ नहीं है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पीडीएफ के लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट में बताइएगा। यदि आपका कोई डाउट्स रह जा रहा है तो अब वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भाषा का विकास, उपभाषा एवं बोलियाँ। इस टॉपिक को हम आज इसका अध्ययन करेंगे, मतलब वन शॉट रिवीजन के तहत इसका हम रिवीजन करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस बने हैं वह सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है कि सामान्यतः मनुष्य द्वारा बोली गई स्पष्ट ध्वनि को भाषा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि भाषा किसे कहते हैं तो आप कहेंगे कि मनुष्य द्वारा बोली गई स्पष्ट ध्वनि जो होती है वही भाषा कहलाती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। ठीक है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो आप कहेंगे कि भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? वाणी को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, इसका अर्थ होता है। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपनी भावनाओं तथा विचारों को व्यक्त करता है, अर्थात भास व्यक्ता यामवाची, यानी मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी ही भाषा है। ठीक, भाषा के माध्यम से ही हम अपने व दूसरों के भाव विचारों को व्यक्त या ग्रहण कर सकते हैं। भाषा की परिभाषा देना सरल नहीं है, भाषा वैज्ञानिकों ने इनकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, लेकिन सभी में कुछ न कुछ त्रुटि पाई गई है। मतलब ये तो एक बेसिक सा आपका जो है परिभाषा दी गई है कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट ध्वनि को मनुष्य द्वारा बोली गई स्पष्ट ध्वनि को ही भाषा कहते हैं। आप इतना ही जान लीजिए, इतना ही बहुत है। आगे बढ़ते हैं, या फिर कह सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान में प्रयुक्त जो माध्यम प्रयोग करते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा को अपने आधार पर व्यक्त करते हुए भाषा के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। अब इनमें से कुछ वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा भाषा किसे कहते हैं वो व्यक्त किया गया है, मतलब उसको परिभाषित किया गया है। अगर बात करें हम मंगल देव शास्त्री, ये एक वैज्ञानिक हैं मंगल देव शास्त्री। इन्होंने कहा है कि भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यवहार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को पूरा करता है। वह शरीर के अंगों से, अर्थात मुंह, जीभ आदि यानी दांत आदि के माध्यम से प्रकट करता है। ठीक, इनका कहना ये है कि उन चेष्टाओं को या व्यवहार को जो व्यक्ति अपने मुख से, जीभ से, दांत से व्यक्त करके दूसरों तक पहुंचाता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। ये बात किसने कही थी? मंगल देव शास्त्री ने। आगे क्या कह रहे हैं? अगले वैज्ञानिक हैं आपके डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इन्होंने कहा है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। ठीक,
श्याम सुंदर दास ने क्या कहा कि मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में जो अपनी इच्छा या मति का आदान प्रदान होता है, यानी जिन संकेतों के माध्यम से या जो व्यवहार प्रयोग में लाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। आगे एक वैज्ञानिक हैं आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा। ठीक, इन्होंने कहा है कि उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ि ध्वनि संकेत की प्रणाली को ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक जिन्होंने भाषा को परिभाषित किया है अपने शब्दों में। ठीक, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं, और बात रही यूपीएसआई की तो वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर कांस्टेबल की बात करें तो बहुत ही रेयर केस में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि वैज्ञानिक द्वारा पूछ दिया गया कि ये परिभाषा किसने दी है या फिर ये कथन किनका है। ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या, हिंदी भाषा। ठीक, अगर हम बात करें हिंदी भाषा की तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। चूँकि भारत प्राचीन देश है, अतः यहाँ लोग भिन्न भिन्न कालों से भिन्न भिन्न भाषाएं पढ़ते व लिखते आए हैं। ठीक है, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा क्या है, संस्कृत है। अगर हम बात करें हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा तो वो है आपकी संस्कृत, जिसका उपयोग ऋषि मुनियों एवं कवियों द्वारा किया गया है। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि संस्कृत को और किस नाम से जानते हैं, आर्य भाषा या देव भाषा। ठीक, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और संस्कृत को ही आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। ठीक, यहाँ तक चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें संस्कृत की तो यह लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। ठीक, कितने वर्ष पुरानी है, 3500 वर्ष पुरानी सबसे प्राचीन भाषा हमारी कौन सी है, संस्कृत है। और यह कितनी पुरानी है, लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति के विषय में निम्नलिखित जानकारी मिलती है। भारतीय आर्य भाषा संस्कृत को 3 कालों में बांटा गया है। ठीक है, अब ये काल हम देख लेते हैं। वो तीनों कालखंड कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जानकारी देखते हैं। इसमें दिया गया है क्या, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। ठीक है, 3 खंड में सबसे पहला है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका जो है ईस्वी है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा काल, इसका जो सन है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल जो है आपका, इसका सन कौन सा है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक यह भाषा देखने को मिली थी। अगर हम बात करें आधुनिक आर्य भाषा काल की तो 1000 ईस्वी से आज तक ये है भाषाएं जो आती हैं, ये आधुनिक आर्य भाषा काल में आती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसके अंतर्गत देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम क्या, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत, ठीक है, कौन कौन सी आती हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत हो गया आपका, लौकिक संस्कृत भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत भाषाएं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। वैदिक संस्कृत का प्रयोग वेदों, उपनिषदों, आर्यकों, ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ है। ठीक, कहाँ कहाँ पर हुआ है, आप कहेंगे कि वेदों में हुआ है, उपनिषदों में हुआ है, आर्यक में हुआ है, ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। ठीक है, किसका, जो है आपका वैदिक संस्कृत का प्रयोग। ठीक, वैदिक संस्कृत का प्रयोग वेद, उपनिषद, आर्यक और ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। ये और आगे देखते हैं, यह 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक की भाषा है। ठीक, वैदिक संस्कृत जो है 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक की भाषा है। वैदिक संस्कृत के बाद जो भाषा विकसित हुई उसे लौकिक संस्कृत के नाम से जाना गया। ठीक, अगर वैदिक संस्कृत के बाद कोई भाषा आई है तो उसे हम क्या कहते हैं, लौकिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, संस्कृत के कवियों वाल्मीकि जैसे हुए, व्यास, श्रीहर्ष, कालिदास, बाणभट्ट, भारवी आदि ने अपने ग्रंथ इसी भाषा में लिखे हैं। किस भाषा में, लौकिक संस्कृत में लिखे हैं। ठीक है, लौकिक संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से, शब्दावली की दृष्टि से वैदिक संस्कृत से भिन्न है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया क्या, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक, अगर हम बात करें मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की तो इसमें इसके अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं। सबसे पहली है आपकी पाली, जो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश है आपकी कौन सी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, पाली जो है आपकी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत जो है आपकी 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक,
और अपभ्रंश जो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक देखने को मिलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। ठीक, अगर हम बात करें बौद्ध धर्म में किस भाषा का उल्लेख किया गया है तो आप कहेंगे पाली का। पाली जो है बौद्ध धर्म की भाषा है, जबकि प्राकृत जैन धर्म की भाषा है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि जैन धर्म किस भाषा में लिखा गया है तो आप कहेंगे प्राकृत, और बौद्ध धर्म में जो है पाली का प्रयोग किया गया है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि बौद्ध धर्म में पाली और जैन धर्म में प्राकृत भाषा का उल्लेख देखने को मिलता है, विकास देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। प्राकृत का प्रयोग संस्कृत नाटकों में अधम पात्रों के द्वारा भी करवाया गया है। अपभ्रंश के कई क्षेत्रीय भेद थे, जिनमें हिंदी तथा अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। इस विवेचन से स्पष्ट है कि आर्य भाषाओं का विकास निम्नलिखित क्रम में हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं आर्य भाषाओं का विकास किस क्रम में हुआ है। तो सबसे पहले जो भाषाएं थी वह थी आपकी संस्कृत। ठीक है, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी व अन्य आधुनिक आर्य भाषाएं देखने को मिलती हैं। यानी संस्कृत से पाली का विकास हुआ, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी एवं अन्य भाषाएं देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या, आधुनिक भाषाएं। अगर हम आधुनिक भाषाओं की बात करें तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का इतिहास दीर्घकालिक है। इसके आरंभ का वस्तुतः कोई निश्चित समय नहीं है तथा विद्वानों में इस पर पर्याप्त मतभेद है। फिर भी अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से हम इसका आरंभ प्रथम शताब्दी ईस्वी से मान सकते हैं। ठीक, आधुनिक हिंदी का विवरण इस प्रकार है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में दो परिवारों की भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती हैं, आर्य परिवार की भाषाएं और द्रविड़ परिवार की भाषाएं। आर्य परिवार की भाषाएं जो है उत्तर भारत में तथा द्रविड़ परिवार की भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आर्य परिवार की भाषाएं किस तरफ बोली जाती हैं। तो उत्तर भारत में जो है आर्य परिवार की भाषाएं देखने को मिलती हैं, आर्य परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, और दक्षिण भारत में जो है द्रविड़ परिवार की भाषाएं का उल्लेख मिलता है, यानी वहाँ पर इसका विकास अधिक हुआ है, वहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे दिया गया है क्या, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं। आप कहेंगे सिंधी, पंजाबी, हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उड़िया और असमिया। ये सब जो हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। भारत की प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत है। अगर बात करें भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है तो आप कहेंगे वैदिक संस्कृत। हिंदी से ठीक पहले की भाषा कौन सी है, अपभ्रंश है, संस्कृत नहीं। ठीक, जैसे संस्कृत के बाद पाली, पाली से बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हिंदी की अन्य आधुनिक भाषाएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि हिंदी से ठीक पहले किस भाषा का उल्लेख है, तो कहेंगे अपभ्रंश का उल्लेख है। आगे देखते हैं। हिंदी का विकास सामान्यतः 1000 ईस्वी के आसपास हुआ, अर्थात हिंदी से अब से लगभग 1000 वर्ष पुरानी भाषा है। द्रविड़ भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं, जिनका क्षेत्र इस प्रकार है। तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, तेलुगु कहाँ पर बोली जाएगी, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एक मिनट। तेलुगु भाषा जो है आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, तमिल तमिलनाडु में, कन्नड़ जो है कर्नाटक में, और मलयालम जो है केरल में बोली जाती है। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, तमिल जो है तमिलनाडु में, कन्नड़ कर्नाटक में और मलयालम केरल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघ की राजभाषा एवं लिपि। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी कामकाज के लिए किसी भाषा को चुनना बड़ा कठिन कार्य था। ठीक है, संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को यह प्रस्ताव पास किया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। कब पारित किया था, 14 सितंबर 1949 को। क्या कहा था कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह प्रस्ताव भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) में स्वीकार हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और तब से ही हिंदी हमारे देश की राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा हुई, यानी बनी है। ठीक है, राजभाषा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक है। इन अनुच्छेदों में केंद्र सरकार के उन दायित्वों का भी उल्लेख है जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उसे करने हैं। राजभाषा आयोग 1955 और राजभाषा अधिनियम 1976 इन्हीं दायित्वों का पालन करते हुए केंद्र सरकार ने बनाया।
यह विडंबना ही कही जाएगी कि आज भी व्यावहारिक रूप से अंग्रेजी ही सरकारी कामकाज में अधिक प्रयोग की जा रही है। वास्तव में राजभाषा हिंदी का प्रयोग शासन, प्रशासन, विधायिका, न्यायपालिका में किया जाना चाहिए, परंतु राजनीतिक कारणों से हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग करने की छूट केंद्र सरकार ने अनिश्चित काल के लिए कर दी। यही कारण है कि हिंदी अभी तक पूर्ण रूप से घोषित राजभाषा होते हुए भी राजभाषा का वह दर्जा प्राप्त नहीं कर सकी जिसकी वह हकदार है। ठीक, अगर हम बात करें आगे राष्ट्रभाषा या राजभाषा हिंदी की, ठीक है, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा राष्ट्रभाषा या राजभाषा का स्थान पा लेती है। हिंदी के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। भारत में बोली जाने वाली कोई दूसरी भाषा इतने लोगों द्वारा नहीं बोली जाती जितने लोग हिंदी बोलते हैं। हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को गौरव भाषा का गौरव प्रदान किया है, न कि राष्ट्रभाषा का। यानी मतलब हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा न होकर राजभाषा है और वैधानिक दृष्टि से इसे राजभाषा कहना चाहिए, न कि राष्ट्रभाषा। भ्रम से प्रायः हिंदी राष्ट्रभाषा समझी जाती है। मतलब कि इसमें ये हमें यह बताना चाहते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी आती है, जिसमें खड़ी बोली ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी बोली जाती है। ठीक है, अर्धमागधी के अंतर्गत अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी आती है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी इसमें बोली जाती है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत राजस्थानी हिंदी आती है। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें खस अपभ्रंश की, तो खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी आती है। गढ़वाली, कुमाऊनी ये यहाँ की भाषा है, और एक है आपकी मंडियाली यानी हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, आगे बात करें मागधी अपभ्रंश की, तो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी आती है। मैथिली, मगही, भोजपुरी वहाँ की बोलियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की उपभाषाएं, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, जिसका अन्य नाम कौरवी, सरहिंदी, हिंदुस्तानी है। NCR क्षेत्र में भी यही बोली जाती है। ब्रज भाषा जो है अन्य नाम इसका अंतर्वेदी है। यह मथुरा, आगरा, एटा, भरतपुर, अलवर में बोली जाती है। ठीक है, बांगरू जो है वह इसका अन्य नाम हरियाणवी है, और यह कहाँ पर बोली जाती है? रोहतक, हिसार, बुंद में बोली जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें बुंदेली की, तो यह झांसी, जालौन, हमीरपुर, विदिशा, होशंगाबाद में बोली जाती है। ठीक, होशंगाबाद कहाँ पर है? मतलब ग्वालियर में बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। कन्नौजी भाषा कन्नौज में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसके अंतर्गत अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है। अवधी जो है अयोध्या, रायबरेली, बघेली रीवा, छत्तीसगढ़ी रायपुर में बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी की बात करें तो जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी आती है। तो जयपुरी जयपुर में, मेवाती मेवात में, मालवी उज्जैन में और मारवाड़ी जोधपुर, बीकानेर में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी की बात करें तो गढ़वाली, कुमाऊनी, कुल्लुई आती है। गढ़वाली जो है टिहरी गढ़वाल में बोली जाती है। कुमाऊनी नैनीताल, अल्मोड़ा में, और कुल्लुई मंडियाली यानी मंडी हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। बिहारी हिंदी की बात करें तो मगही, भोजपुरी, मैथिली बोली जाती है। मगही आपका पटना, गया से संबंधित है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, जौनपुर में बोली जाती है। मैथिली की बात करें तो दरभंगा और मुंगेर तक बोली जाती है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो हिंदी की 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां हैं। ठीक है, कितनी उपभाषाएं हैं? तो आप कहेंगे 5 उपभाषा और 18 बोलियां देखने को मिलती हैं। खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? कौरवी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। बांगरू को हरियाणवी कहा जाता है। जयपुरी को ढूढ़ाड़ी कहते हैं। कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी बोलियां आकार बहुला के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ओकार बहुला के अंतर्गत आती हैं। अवधी उत्तर कौशल की बोली है। ठीक है, अवधी जो है उत्तर कौशल की बोली है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी दक्षिण कौशल की बोली है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें तो इसमें दिया गया है क्या? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भीली को राजस्थानी उपभाषा की बोली माना है। ठीक है, भीली बोली राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात के सीमावर्ती प्रदेश की बोली है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस जो है आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा है और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है,
मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? 14। वर्तमान में कितनी है आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन बस हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि हमने क्या आपको बताया है, ठीक है।